अब आज टाइम आ चुका है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कंप्लीट करने का। आज एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया है जिसके अंदर बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में चले जाओ और उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आज जो क्वेश्चन कराऊंगा ये भी इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसको भी ध्यान से समझना और अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्लीट करके साइड में रखो। फिर एडमिशन स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ब्रिजेश, चारू, दिलीप तीन पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:1। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, एसेट्स में कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, मतलब सिंपल एक बैलेंस शीट दिया हुआ है हमारे पास। उसके बाद लिखा हुआ है द पार्टनर्स एग्रीड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल दे विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि रेशो चेंज हो रहा है, कोई एडमिशन रिटायरमेंट डेथ नहीं है, बस रेशो बदल रहा है। ठीक है, अब नीचे क्या दिया हुआ है, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 20% लेस, स्टॉक को 20% कम करना है। प्रोविजन टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500, प्रोविजन को बढ़ाना है। इसके बाद फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड, प्लांट टू बी डेप्रिशिएटेड, दोनों को कम करना है। इसके बाद 3500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज गिवन है। ओके, बिल्डिंग की वैल्यू चेंज करनी है और गुडविल गिवन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है जो अब दी हुई है, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स ये नहीं चाहते कि हम नया वैल्यू बैलेंस शीट में शो करें, नया वैल्यू ये नहीं चाहते कि बैलेंस शीट में शो करें। एंड वॉन्ट टू लीव द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और प्रॉफिट्स और लॉसेस को, रिजर्व्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, यानी जनरल रिजर्व वगैरह अगर कुछ होगा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, और ना ही न्यू वैल्यू दिखाना एसेट्स और लाइबिलिटीज की। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। जब भी आप रीवैल्यू करते हो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को, इसको नोट डाउन कर लेना, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। देखो, जब रेशो चेंज होगा तो इनको रीवैल्यू तो करना पड़ेगा, जब भी रेशो चेंज होगा इनको रीवैल्यू करेंगे। लेकिन अब इसमें दो केसेस आपके सामने आ सकते हैं। पहला केस, न्यू या फिर ऑल्टर्ड वैल्यूज टू बी शोन इन बैलेंस शीट, जो कि हम एक जनरल सेंस में करते भी हैं। ये हमारा जनरल केस है जो हम जनरली करते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू जितनी भी चेंज हुई है वो हम नई बैलेंस शीट में दिखाते हैं एज नॉर्मल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर उससे जो प्रॉफिट्स और लॉसेस आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में। लेकिन अब दूसरा एक नया केस आपके सामने आ रहा है, न्यू या फिर ऑल्टर्ड वैल्यूज नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट। ये हमारा एक्सेप्शनल केस है जो आपको कम देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा नहीं आता। न्यू वैल्यूज नहीं दिखानी। अब ध्यान रखना, अगर नई वैल्यूज नहीं दिखानी तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं। देखो, हम लोग अगर न्यू वैल्यूज दिखाते हैं तो हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकाल के उसको पार्टनर्स में बांट देते हैं। लेकिन अगर न्यू वैल्यूज नहीं दिखानी, एसेट्स और लाइबिलिटीज को पुरानी वैल्यूज पे ही रखना है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इतना सा है कि पार्टनर्स ये चाह रहे हैं कि हम बार बार एसेट्स की वैल्यू ना बदले, एसेट्स को उतना ही रहने दो। आप बस ये चेक कर लो कि एसेट्स से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, बस इतना चेक कर लो। तो वो लोग क्या चाह रहे हैं कि एसेट बैलेंस शीट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, बैलेंस शीट वैसे ही चलती रहे, बस ये देखना है कि मेरा कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। फिर जो फायदे में है वो कंपनसेट कर दे किसको, जो नुकसान में है। मतलब एक तरीके से वही बात है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज को डिस्टर्ब ना करके बस ये चेक कर लो कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंज अगर होता तो आपको एक बार वो पता चल गया, फिर आपने क्या करना है, वहां से बस सिंपली ये देखना है कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली कंपनसेट कर देंगे। एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर चेंज नहीं होनी, वैल्यू चेंज नहीं होनी, तो ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता।
अब सर अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता तो होता क्या है, क्या होगा इसके अंदर, क्या ट्रीटमेंट होगा, इधर लिख रहा हूं। नंबर 1 स्टेटमेंट बनेगी, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट या फिर लॉस। एक स्टेटमेंट बनाएंगे जो क्या दिखाएगा कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है अगर एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही है। नंबर 2 दूसरा स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट गेन या फिर सेक्रीफाइस, गेन या फिर सेक्रीफाइस कैलकुलेट करो। और तीसरा स्टेप क्या होगा, एंट्री पास कर दो, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। इसको पूरा लिख लेना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी सिंपल है, अगर न्यू वैल्यूज दिखानी है, अगर नई वैल्यूज दिखानी है तो जनरली आप जैसा करते आए हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट या लॉस शो कर दो। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि न्यू या ऑल्टर्ड वैल्यूज नहीं दिखानी बुक्स में, या ऐसे लिखा हुआ है कि एसेट्स लायबिलिटीज अपनी ओल्ड वैल्यू पे ही चलेंगे, तो उस केस पे ध्यान रखना, ये एक्सेप्शनल केस है, रिवैल्यूएशन नहीं बनता, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। फिर होगा क्या, एक स्टेटमेंट बनाओ और स्टेटमेंट में देखो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। वो कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट कब कब होता है ये भी नोट डाउन कर लेना। प्रॉफिट होता है अगर एसेट की वैल्यू बढ़े और लायबिलिटी की वैल्यू कम हो। लॉस कब होगा, अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाए, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए। यहां से आपको एक नेट प्रॉफिट या लॉस निकाल लेना है। प्रॉफिट या लॉस आ गया, फिर देखो कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर एंट्री पास कर दो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, खत्म, सब खत्म। रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, बस एंट्री पास करनी है। ठीक है, अब करके दिखाता हूं होगा कैसे। ये नोट डाउन हो गया। अब देखो हमारे इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है, एक बार और पीछे जाके पढ़ो, अब ध्यान से सुन लो कि आपको कैसे सारा काम करना है। तो देखो लिखा हुआ था, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर्ड वैल्यूज। पार्टनर्स ऑल्टर्ड वैल्यू नहीं दिखाना चाहते, रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। एंड इवन दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, रिजर्व्स भी नहीं बांटना चाहते। अब देखो तीन चीजें हो गई आपके पास। पहली चीज गुडविल गिवन है, गुडविल भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। दूसरा रिजर्व्स को भी नहीं बांटना, अगर रिजर्व्स को भी नहीं बांटना तो ये भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तीसरा हमने रिवैल्यूएशन भी नहीं बनाना तो ये भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो तीन चीजें हैं जिनकी एक ही एंट्री होनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो एक साथ कर लेंगे, है ना। देखो क्या दिया हुआ है अब हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इसमें क्या क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है उसके बाद। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले तो स्टेटमेंट बनाता हूं, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज। हम स्टेटमेंट बना रहे हैं जो दिखाएगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से। ठीक है जी, ये लो जी, ये मैं एक स्टेटमेंट बनाने वाला हूं इस तरीके से। अब देखो हमारे पास सबसे पहला क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट है स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 20% लेस। स्टॉक को 20% कम कर दो, एसेट की वैल्यू कम हो रही है। मैंने आपको क्या बोला, अगर एसेट बढ़ता है लायबिलिटी कम होता है तो प्रॉफिट होगा। भाई एसेट की वैल्यू बढ़ी तो ऑब्वियसली फायदा, लायबिलिटी कम हुई तो फायदा, और एसेट कम होगा लायबिलिटी बढ़ेगा तो लॉस होगा। अब क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू अगर कम होगी, एसेट कम होगा तो ऑब्वियसली लॉस होगा, है ना। लॉस ऑन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, कितना 20% कम करना है, 20% कम करना है। तो हमारे पास स्टॉक था 180 का, 180 का 20% विल बी 36,000। 36,000 ये मैं वैल्यू कम कर दूंगा। इधर मैं साथ साथ बैलेंस शीट भी बना लेता हूँ ताकि पॉइंट मिस आउट ही ना हो। अब देखो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग करते हैं, ये हमने बैलेंस शीट बना दी, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो कम करके यहाँ दिखाता हूँ। नॉर्मली आप कम करके दिखाते हो ना, लेकिन अब ऐसा नहीं करना, अब आपको वो एज इट इज रखना है। ठीक है, आप स्टॉक को एज इट इज रखोगे, स्टॉक 180। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग इस स्टेटमेंट से बस प्रॉफिट या लॉस निकाल के ना कंपनसेट कर देंगे एक दूसरे पार्टनर्स को। जो फायदा हो रहा है वो नुकसान वाले पार्टनर को पेमेंट कर देगा, वो कहेगा एसेट्स को रहने दो वैसे ही। हम लोग ट्रीटमेंट आपस में ही कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉक को ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500। प्रोविजन को बढ़ाओ, लायबिलिटी को बढ़ाओ, फिर से लॉस होगा। लॉस ऑन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन 1500 से बढ़ाना है तो मेरा नुकसान होगा। ठीक है, लेकिन मुझे दिखाना नहीं है उसको इधर,
इधर वो वैसे ही चलेगा, डेटर माइनस प्रोविजन। कितना है मेरे पास डेटर, 62 माइनस 2, 62 माइनस 2, ये हमने कम कर दिया, वैल्यू आ रही है 60। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं इसको यहाँ 1500 से बढ़ा देता, लेकिन इसमें क्वेश्चन ने साफ बोला है कि न्यू वैल्यूज आर नॉट टू बी शोन, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो मैं कोई चेंज नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, इसके बाद फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएट, प्लांट टू बी डेप्रिशिएट, दोनों को कम करना है। फिर लॉस, लॉस ऑन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर, एक तो फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है और उसके साथ साथ प्लांट की भी वैल्यू कम करनी है। तो हमारा इधर फर्नीचर और प्लांट, फर्नीचर एंड प्लांट ओरिजिनल वैल्यूज पे ही दिखा दो। फर्नीचर 30,000, प्लांट 2 लाख, 30,000 प्लांट 2 लाख। ध्यान रखो मैं पुरानी वैल्यूज ही लिख रहा हूँ, नई वैल्यूज नहीं दिखानी। ओके, यहाँ कम करो, फर्नीचर कितना परसेंट, 20% और प्लांट 15%। 30,000 का 20% विल बी 6,000 और 2 लाख का 15% विल बी 30,000। ये हो गया हमारा। इसके बाद 3,500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज रिकॉर्ड करना है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। फिर लॉस, लॉस ऑन रिकॉर्डिंग या इंक्रीज लिख लो, लॉस ऑन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,500, ये भी मेरा नुकसान हो गया। इसके बाद बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 350। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज में यहाँ रिकॉर्ड कर देता, अब मैं नहीं करूँगा क्योंकि ऑल्टर्ड वैल्यू नहीं दिखानी। मैं बार बार ये पॉइंट बोल रहा हूँ कि वैल्यू बैलेंस शीट पे वैसे ही चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 350, बिल्डिंग 3 लाख की थी, बिल्डिंग थी 3 लाख की, यहाँ पे 3 लाख ही लिखूंगा, लेकिन एक्चुअल में 350 की हो गई है, तो 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्रॉफिट ऑन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग बढ़ गई तो फायदा हो गया, ठीक है। इसके बाद तो बस गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 45,000, तो गुडविल को अभी ट्रीटमेंट करते हैं। और कोई पॉइंट, बस हमारे पास सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यहाँ से अब मुझे चेक करना है कि लॉस आ रहा है या प्रॉफिट। देखो ये सब नेगेटिव है, ये भी माइनस, 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 सब लॉसेज हैं। एक फ़ायदा है यहाँ, तो अल्टीमेटली हमारे पास नेट लॉस आ रहा है ऑन रीवैल्यूएशन, कि अगर हम रीवैल्यू करते तो ये लॉस आता। कितना लॉस आ रहा है हमारे पास, कैलकुलेटर, वेयर इज माई कैलकुलेटर, 36,000, 1,500, 6,000, 30,000, 3,500, हमारे पास 77,000 नेगेटिव आ रहा है टोटल और 50,000 पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब 27,000 रुपीज़ का लॉस आ रहा है, 27,000 रुपीज़ का एक लॉस आ रहा है। अच्छा, अगर इसकी एंट्री करनी होती तो हम लोग एंट्री क्या कर रहे थे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लेकिन अभी रुक जाओ भाई, यहाँ से भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करोगे, गुडविल का भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करोगे और रिजर्व वगैरह भी नहीं बांटने। गुडविल हम लोग यहाँ पे इसी में ऐड कर देते हैं, गुडविल सबका अलग अलग करने से अच्छा तो एक ही साथ कर दें। सब अलग अलग क्या एंट्री करूँ मैं, एक साथ कर देता हूँ। गुडविल कितना है, गुडविल है 45,000 रुपीज़, तो ये इसमें प्लस कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होनी है, इसकी भी। उसके साथ साथ अगर कोई रिजर्व वगैरह है तो वो भी जोड़ दो। रिजर्व है, पीएल का बैलेंस है, रिजर्व है एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। रिजर्व है 42,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 21,000। देखो यहाँ से आपके पास एक नेट अमाउंट निकल के आ जाएगी, जिसको आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को उसकी एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो नेट अमाउंट कितनी आएगी, 45, 42, 21, 45, 42, 21 माइनस 27, 81,000। 81,000 रुपीज़ की हमारे पास एक नेट अमाउंट आ रही है, जिसको हमने एंट्री कर देनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब क्योंकि हमने रिजर्व्स और P&L भी नहीं बांटा, तो ये भी यहाँ पे एज इट इज रहेंगे, रिजर्व और P&L का बैलेंस। रिजर्व कितना है 42, P&L का बैलेंस कितना है 21
और गुडविल तो हमेशा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही होता है। अब मुझे ये देखना है कि गेन कौन कर रहा है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। उसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। 3 पार्टनर्स थे बी, सी और डी, ब्रिजेश, चारू और दिलीप। इनका ओल्ड रेशो कितना कितना था? 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। और इनका न्यू रेशो कितना कितना आया? 4:4:1, 4/9, 4/9, 1/9। तो अगर हम एलसीएम ले लें, फिफ्टी फोर, तो यहाँ से 27 माइनस 24, यहाँ से 18 माइनस 24 और यहाँ से 9 माइनस 6। तो देखो ये हमारा 3/54 का सेक्रीफाइस है, ये 6/54 का गेन है और ये भी 3/54 का सेक्रीफाइस है। ये 9 से 6 हो गया, ओल्ड और न्यू तो नुकसान है। ये 18 से 24 बढ़ गया, गेन 27 से 24 सेक्रीफाइस। तो हमारे पास ये आ रहा है, एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कर रहा है सिर्फ सी, तो एंट्री होगी चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ब्रिजेश कैपिटल एंड टू दिलीप्स कैपिटल अकाउंट। मेन मैंने करा क्या है इस क्वेश्चन में, एक बार और समझो। मैंने कोई रिवैल्यूएशन नहीं बनाया, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था कि हम लोग को प्रॉफिट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज को नई वैल्यू पे नहीं दिखाना, पुरानी पे दिखाना है। तो मैंने सारी पुरानी पे दिखाया। हमने सिर्फ ये देखा कि रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होता है या लॉस, ये आ गया। अगर क्वेश्चन में ये कहता कि रिजर्व वगैरह बांट दो, तो मैं ये रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर देता, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि ये भी नहीं बांटने। अगर ये भी नहीं बांटने तो इनका भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। भाई अगर इसकी भी एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करनी है, गुडविल तो होती ही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग है और इनकी भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करनी है, तो इट्स बेटर कि हम एक साथ ही कर दें। समझ रहे हो? तो 81,000 चारू में इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रहा है, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना कितना आ रहा है। अल्टीमेटली सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये दो, और गेन कौन कर रहा है? गेन कर रही है चारू। तो 81,000 इंटू 6/54, 81,000 इंटू 6/54, 81,000 इंटू 6/54, ये हमारे पास आ जाएगा 9,000। 9,000 तो चारू में आ गया। ऐसे ही 4,500 ब्रिजेश में आ जाएगा और 4,500 दिलीप में आ जाएगा, क्योंकि मैं यहीं से देख पा रहा था कि ये बराबर बराबर है। 4,500 4,500 है। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब इनकी कैपिटल्स में चेंज आएगा बस, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को, चारू फायदे में थी, गेन कर रही थी, तो वो कंपनसेट कर रही है ब्रिजेश और दिलीप को, तो चारू का कैपिटल तो कम होगा। तो कैपिटल्स पे ध्यान देना, कैपिटल्स चारू, ब्रिजेश और दिलीप। देखो चारू का जो ओल्ड कैपिटल था, या पूरा प्रॉपर ही लिख लो, बी सी और डी, बी सी डी। ब्रिजेश का जो पहले कैपिटल था वो था 3 लाख। अब चारू ने इसको कंपनसेट करा 4,500 से, तो क्या इसका कैपिटल बढ़ के 3,45,000 हो जाएगा? क्योंकि इसको अब 4,500 मिल चुके हैं किससे? चारू से। चारू का आ गया, पहले था 3 लाख, अब उसने 9,000 दे दिए दोनों पार्टनर्स को, उसने पे करा है। अगर पे करा है तो इसका कैपिटल कम होगा, 3 लाख माइनस 9,000, 2,91,000 कम हो गया। उसके बाद दिलीप का कैपिटल बढ़ा है 4,500, क्योंकि चारू ने इसको पेमेंट करा है तो बढ़ा है इसका वैल्यू। पहले था 50,000, अब हो गया 54,500। टोटल कैपिटल इनका आ जाएगा 6,50,000। इसका टोटल करेंगे आप 6,50,000। ये हमारा काम हो गया। समझ रहे हो क्या करा मैंने? बहुत सिंपल है, बस रिवैल्यूएशन नहीं बनाना। आप एक स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट से चेक करो प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है, उससे एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। एसेट्स और लायबिलिटीज को वैसे ही रहने दो जैसे हैं, बस कैपिटल पे इंपैक्ट आएगा। जो भी एंट्री है इसका इंपैक्ट कैपिटल पे दिखाना है बस, और कुछ नहीं करना। बाकी अब बैलेंस शीट चेक करो कोई ऐसी चीज। सबसे पहले कैश 30,000 एज इट इज लिख दो, कैश एज इट इज 30,000। उसके बाद डेटर ऑलरेडी आ चुका है, स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है, फर्नीचर प्लांट बिल्डिंग सब आ चुका है। इधर हमारा क्रेडिटर 87,000, क्रेडिटर 87,000 का क्रेडिटर आ गया। कोशिश करना ऊपर लिखो कैपिटल, सबसे नीचे ले आया करो। क्रेडिटर, रिजर्व, P&L ऐसे के ऐसे हैं और कैपिटल हमने एडजस्ट कर दिया। बस अब आपको बैलेंस शीट का टोटल करना है।
जब आप बैलेंस शीट का टोटल करोगे तो ये मैच हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि हमने बैलेंस शीट में कुछ एडजस्टमेंट करी नहीं है। जो कैपिटल में करी है वो अपने आप ही मैच्ड है, 1 से कम हुई है, 2 में बढ़ी है, इक्वल अमाउंट। तो टोटल आ जाएगा 8 लाख रुपीज़। टोटल कितना आ जाता है? 8 लाख रुपीज़। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि रिवाइज्ड वैल्यूज एसेट्स और लायबिलिटीज़ की शो नहीं करनी, यानी पुरानी वैल्यू पे ही चलने दो, पुरानी पे अगर चलने देना है तो आप कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करोगे। बस ध्यान रखना है कि ये एक स्टेटमेंट बनाना है और स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट या लॉस निकालो। अगर इसके अंदर गुडविल है तो इसी में ऐड करके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दो। रिजर्व्स वगैरह बांटने हैं। अच्छा एक चीज़ और, अगर इन केस ये रिजर्व वगैरह बट जाते, सपोज ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होने होते, तो ये रिजर्व्स और पीएल कैपिटल को बढ़ाते तो इनकी कैपिटल्स में ये वाली अमाउंट भी प्लस हो जाती, ये अमाउंट भी प्लस हो जाती, क्योंकि वो कैपिटल को बढ़ा रहे थे। ठीक है, और कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा भी नहीं जाता, लेकिन पार्ट ऑफ सिलेबस था तो मैंने करा दिया। ठीक है जी, ये हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है और कुछ नहीं बचा। दिस इज इट इन PSR। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। थैंक यू सो मच।